आगरा के किले पर आधी रात का गहरा सन्नाटा पसरा था। केवल मशालों की धीमी लौ और पहरेदारों के कदमों की हल्की गूंज ही उस चुप्पी को तोड़ रही थी। शहंशाह अकबर अपनी खास दीवाने खास की छोटी बैठक में बैठे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ विश्वास पात्र वजीर मौजूद थे। वे किसी गंभीर राजनीतिक पेच पर चर्चा कर रहे थे जब अचानक एक भयावह चुप्पी ने बैठक को जकड़ लिया। मुख्य द्वारपाल मणिकर्ण घबराया हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक लिपटा हुआ भोजपत्र था। उसने कांपते हाथों से वो पत्र बादशाह के सामने रखा और फुसफुसाया, जहां पनाह, ये एक अनजान हाथ से आया है। लाने वाला एक साधु वेशधारी व्यक्ति था जो इसे महल के मुख्य द्वार पर छोड़कर तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। अकबर ने उत्सुकता से वो पत्र उठाया। ये कोई शाही दस्तावेज नहीं था। इस पर न कोई मुहर थी, न ही किसी लेखक का नाम। ये एक कोरा सादा फरमान था। जैसे ही अकबर ने उसे खोलकर पहली पंक्ति पढ़ी, उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई। बीरबल ने पहली बार देखा कि उनके शक्तिशाली शहंशाह का चेहरा पीला पड़ गया है। पत्र में केवल 2 शब्द लिखे थे, तख्त खाली। बीरबल ने तुरंत स्थिति की गंभीरता भांप ली। ये केवल धमकी नहीं थी, बल्कि सीधे शहंशाह के आत्मविश्वास पर किया गया एक गहरा प्रहार था। वो आगे झुके, पर अकबर अभी भी शून्य में घूर रहे थे। जहांपनाह, बीरबल ने अत्यंत कोमलता से पूछा, ये किसका दुस्साहस है? किस दुश्मन ने ये ओछा मजाक करने की हिम्मत की है? अकबर ने कांपते होठों से जवाब दिया, मजाक नहीं बीरबल, ये मजाक नहीं है। ये एक चेतावनी है। जिस तरह से ये फरमान यहां पहुंचा और इसका सरलतम संदेश बताता है कि भेजने वाला कोई इंसान नहीं है। अकबर ने वो पत्र जमीन पर गिरा दिया जैसे वो जल रहा हो। ये संदेश कहता है कि मेरा अधिकार अब खोखला हो चुका है। तख्त खाली, इसका अर्थ है कि मेरा शासन, मेरी शक्ति बस एक भ्रम है। आज रात से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं अपने ही दरबार में इतना अकेला और शक्तिहीन हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आज पहली बार अपने सम्राट को सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक डरे हुए व्यक्ति के रूप में देखा। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर उस अनाम फरमान को जमीन से उठा लिया। उन्होंने कागज को पलटा, उसकी लिखावट और कागज की गुणवत्ता को परखा। यह कागज साधारण नहीं था, रेशमी, लेकिन ठंडा। न शाही कागजखाना इसे पहचानता था, न इसकी स्याही। जहांपनाह, बीरबल की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई, शांत और दृढ़। यह सत्य है कि इस फरमान में कोई मुहर या नाम नहीं है और इसका संदेश विचलित करने वाला है। परंतु यदि कोई अदृश्य शत्रु आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपका सिंहासन खाली है, तो उसका पहला लक्ष्य आपकी आत्मा को खाली करना है। बीरबल ने फरमान को तह किया और अकबर के सामने रख दिया। तख्त भौतिक नहीं होता बादशाह, तख्त विश्वास होता है। ये एक चाल है, चाहे वो इंसानी हो या दैवीय। हमें यह पता लगाना होगा कि इस कागज को शक्ति देने वाली चीज इसका संदेश है या इसका रहस्यमय आगमन। दरबार के चेहरे पर पहली बार निराशा की जगह उत्सुकता की एक हल्की लहर दौड़ गई। हमें पहले यह समझना होगा कि तख्त खाली का वास्तविक अर्थ क्या है। राजकीय सत्ता की समाप्ति या किसी नए नियम का आगमन? अकबर ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने फेफड़ों में जमा डर को बाहर निकालना चाहते हों। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जिनकी आंखें अब भी उस अनजान फरमान की हर रेखा को तोल रही थी। तुम ठीक कहते हो बीरबल, ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक चुनौती है। इस फरमान की स्याही जितनी काली है, उतनी ही काली मंशा है इसके पीछे। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। पता लगाओ ये कागज कहां से आया और इसे दरबार में रखने वाला कौन था। अकबर की आवाज में शाही हुक्म की दृढ़ता लौट आई थी, पर आंखों में अभी भी चिंता का साया था। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहांपनाह, हमें फरमान के संदेश पर नहीं,
उसके आगमन के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये हवा में उड़कर नहीं आया होगा। मैं सबसे पहले पहरेदारों से बात करूंगा और उस रहस्यमय खाली जगह की जांच करूंगा जहां इसे छोड़ा गया था। शायद दरवाजों से ज्यादा जरूरी वो खामोशी है जिसने इसे चुपचाप अंदर आने दिया। ये सुनकर अकबर ने अपने सिपह सालारों को तत्काल आदेश दिया कि बीरबल को पूर्ण सहायता दी जाए। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें ज्ञान की तलवार से लड़ना होगा, न कि अपनी शाही सेना से। दरबार की हलचल तुरंत थम गई और बीरबल बिना एक पल गवाए सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां वो रहस्यमय फरमान छोड़ा गया था। उन्होंने अपनी पैनी निगाहों से शाही आसन के चारों ओर के संगमरमर के फर्श का मुआयना किया। पहरेदारों का दल बगल में खड़ा थरथरा रहा था। तुम में से किसी ने कोई आहट, कोई परछाई भी नहीं देखी? बीरबल ने शांत किंतु गंभीर स्वर में पूछा। मुख्य पहरेदार ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, रात इतनी शांत थी कि हमने केवल अपनी सांसों की आवाज सुनी। अगर कोई चीज हवा से भी गुजरती तो भी हमें पता चलता। बीरबल ने कागज को उठाया और उसे सूर्य के पहले प्रकाश में जांचा। कागज उच्च कोटि का था, पर उसका ध्यान फरमान से हटकर उस महीन भूरी धूल पर गया जो शाही कालीन के ठीक किनारे पर बिखरी थी। ये धूल महल के भीतर की नहीं थी। वो तुरंत समझ गए, फरमान हवा से नहीं आया था, बल्कि जूते या वस्त्रों में चिपकी हुई बाहर की मिट्टी के साथ अंदर लाया गया था। घुसपैठिया चुपचाप नहीं आया था, वो अत्यंत पेशेवर था। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से धूल के कणों को अपनी उंगली पर लिया और झुककर बादशाह अकबर के सामने पेश किया। जहां पनाह, ये धूल बताती है कि घुसपैठिया न केवल बाहर से आया, बल्कि उसने अत्यंत धैर्य के साथ इंतजार भी किया। ये किसी साधारण चोर का काम नहीं है, ये संदेश देने की एक साजिश है। अकबर का चेहरा गुस्से और चिंता के मिश्रण से तमतमा उठा। उन्होंने अब तक उस फरमान को स्वयं छूने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन बीरबल, ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो आधी रात को मेरे शयन कक्ष तक बिना आहट पहुंचा? और इस कागज पर लिखा क्या है जो इतना डरावना है? बीरबल ने उस उच्च कोटि के कागज को खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। स्याही पुरानी थी, पर शब्दों की धार नहीं थी। जो सिंहासन पर बैठा है वो जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। उस छोटे से वाक्य ने दरबार की शांति को चीर दिया। ये सीधी धमकी नहीं थी, बल्कि नियति का एक क्रूर संकेत था। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। उन्हें अब उस घुसपैठिए से नहीं, बल्कि इस फरमान के पीछे छिपी उस शक्ति से भय लग रहा था जो उन्हें इतना करीब से जानती थी। अकबर का चेहरा क्रोध और गहरे भय के मिश्रण से तमतमा उठा। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे निकट रखे इत्रदान हिल उठे। कोतवाल, तत्काल सारे पहरेदारों को अभी यहां हाजिर किया जाए। ये कागज मेरे शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा? क्या मेरी सल्तनत की दीवारें इतनी कमजोर हो गई कि कोई बेनाम साया आधी रात में आकर मुझे सीधे धमकी दे जाए? बीरबल ने फरमान को फिर उठाया और उसे ध्यान से देखा। जहां पनाह, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुहर और नाम का न होना ही इस धमकी की सबसे बड़ी मुहर है। यह कोई साधारण विद्रोही नहीं, बल्कि भीतर का खेल है। बीरबल ने कागज को सूंघा। इस पर किसी दूर राज्य की स्याही नहीं, बल्कि आपके ही गुप्त दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली खास खुशबू है। दुश्मन बाहर नहीं, दरबार के बहुत करीब है। इस रहस्योद्घाटन ने अकबर के पैरों तले से जमीन खींच ली। सिंहासन का खतरा अब बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वसनीय लोगों के बीच छिपे एक अदृश्य दुश्मन से था। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे महल की दीवारें भी अब उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा रही हों। सिंहासन का गौरव क्षण भर में फीका पड़ गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने बहुत करीब बुलाया। उनकी आवाज, जो अमूमन दहाड़ जैसी होती थी, अब एक सूखी फुसफुसाहट थी। बीरबल, वो बोले, ये फरमान
और हमारी ये चर्चा इसी क्षण राख हो जानी चाहिए। यदि किसी वजीर या सेनापति को इसकी भनक भी लगी तो आग लगने से पहले ही दरबार में विश्वासघात का धुआं उठ जाएगा। उन्होंने फरमान को बड़ी सावधानी से मोड़कर अपने अंगरखे के भीतर छिपा लिया। तुम अब मेरी आंखें और कान हो। हमें उस अदृश्य चेहरे को बेनकाब करना है। दरबार में हर चाल, हर मुस्कान और हर आंख की हरकत पर नजर रखो। कौन रातों रात अमीर हुआ है, कौन अचानक शांत हो गया है। अब हमारा दरबार शतरंज का बोर्ड नहीं, बल्कि एक खामोश दलदल है जहां हर कोई संदिग्ध है, यहां तक कि सबसे वफादार दिखने वाला भी। बीरबल ने अत्यंत गंभीरता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि संदेह की सुई कहीं भी घूम सकती है। अब हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आंखें किसी तीसरी आंख की निगरानी में न हों। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचर नेटवर्क के सबसे भरोसेमंद और अज्ञात सदस्यों को संकेत भेजने का मन बनाया। ये वे लोग थे जो महल की दीवारों के भीतर और शहर के गली कूचों में अपनी गहरी पैठ रखते थे, लेकिन जिनकी पहचान स्वयं दरबारियों को नहीं थी। बीरबल जानते थे कि अब उन्हें केवल बड़ी चालों पर नहीं, बल्कि आंखों के एक झटके, कपड़ों की सिलवटों या पानी पीने के बदलते तरीके पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें इस बात का एहसास था कि दुश्मन अंदरूनी है और अंदरूनी दुश्मन हमेशा सबसे वफादार की पोशाक पहन कर आता है। अगली सुबह का सूरज उगने से पहले उन्हें पहली कड़ी ढूंढनी थी जो इस अनजान साजिश के धागे को सुलझा सके। अप्रॉक्स 115 वर्ड्स। बीरबल ने तुरंत अपने कक्ष में लौटने के बजाय अंधेरे में भी उस गुमनाम फरमान को फिर से ध्यान से देखा। उन्होंने इस बार उसके भयानक शब्दों पर नहीं, बल्कि कागज की बनावट और स्याही की महक पर ध्यान केंद्रित किया। कागज दरबारी मुंशीखानों में इस्तेमाल होने वाले चिकने, महंगे कागज जैसा नहीं था। यह थोड़ा मोटा और साधारण था, जो आम बाजार में मिलता था। लेकिन स्याही की गुणवत्ता और उसकी बनावट इतनी विशिष्ट थी कि बीरबल को तुरंत एहसास हुआ कि यह शाही भंडार से ही आई होगी। ये एक जानबूझकर किया गया विरोधाभास था। संदेश अंदरूनी व्यक्ति ने भेजा, लेकिन कागज का इस्तेमाल बाहरी, निचले तबके का किया गया ताकि शक की सुई गलत दिशा में घूमे। बीरबल मुस्कुराए। साजिश की ये चाल अत्यंत चतुर थी, पर अब उन्हें पता था कि वो किस दिशा में अपनी खोज शुरू करें। सबसे पहले वो शाही स्याही के संरक्षक से मिलेंगे। घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी। बीरबल ने अपनी पगड़ी कसी और बिना किसी दरबारी या सिपाही को जगाए वे चुपचाप शाही स्याही भंडार की ओर बढ़ गए। ये भंडार महल के सबसे गुप्त और अंधेरे कोने में स्थित था, जिसका रखवाला मीर कातिब था। आधी रात के इस अजीब समय पर मीर कातिब अपने कक्ष में तेल का दीपक जलाए बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब तनाव और घबराहट थी। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। कातिब ने तुरंत द्वार खोला और बीरबल को देखकर उसका रंग उड़ गया। हुजूर, इतनी रात को? सीधी बात, बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। बीती रात कौन था जिसे खास मोती वाली स्याही की जरूरत पड़ी थी? कातिब ने हकलाते हुए जमीन की ओर देखा। उसकी चुप्पी से बीरबल को अपनी शंका पर मोहर लग गई। साफ था कि यह साजिश केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें दरबार के अंदर गहराई तक फैली थी। उधर बादशाह अकबर अपनी शयन कक्ष की खिड़की से चांद को निहार रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो अनजान फरमान उनकी नींद नहीं, बल्कि उनके गौरव को चुनौती दे रहा है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अदृश्य शत्रु की छाया सबसे भयावह होती है। बादशाह अकबर ने अचानक शयन कक्ष की शांति भंग करते हुए अपने खास सेवक को कठोर स्वर में आदेश दिया, अभी और इसी पल बीरबल को मेरी हुजूरी में पेश किया जाए। अकबर की आंखों में अब भय की जगह एक सर्द संकल्प था। उन्हें समझ आ गया था कि ये शत्रु केवल उनकी शक्ति को नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर वार कर रहा है। ये फरमान जिसने बिना किसी नाम
या मुहर के उन्हें चुनौती दी थी, अब भी मेज पर रखा था। अकबर ने नजदीक जाकर उसे छुआ। उस खास मोती वाली स्याही में केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, लेकिन वो वज्रपात से कम नहीं थी। जब सत्य जागता है तो सिंहासन हिल जाता है। ये धमकी नहीं, घोषणा थी। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। उन्हें अब अदृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, ऐसी लड़ाई जिसमें शत्रु नजरों के सामने आने से पहले ही वार कर चुका था। वो जानते थे कि बीरबल ही इस साजिश की जड़ें खोद सकते हैं, बशर्ते साजिश की जड़ें इतनी गहरी न हो कि खुद तत्व ताउस तक पहुंच चुकी हों। अकबर ने तुरंत उस अनजान फरमान को मोड़कर बड़ी सावधानी से अपने शाही कमरबंद के नीचे छिपा लिया। वो जानते थे कि इस कागज का एक अक्षर भी बाहर लीक हुआ तो पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल सकती है। उन्होंने दरवाजे पर खड़े अपने सबसे वफादार अंगरक्षक रशीद को कड़ा आदेश दिया कि सुबह होने तक इस कक्ष में परछाई भी प्रवेश न करे। इसके बाद उन्होंने एक भरोसेमंद तादिम को बुलाया। फुसफुसाहट में अकबर ने कहा, अभी इसी क्षण बीरबल को बुलाओ। कहना, बादशाह को अचानक गंभीर पीड़ा हुई है और उन्हें वैद्य की नहीं, मित्र की आवश्यकता है। और हां, इस आदेश की भनक महल की दीवारों तक को नहीं लगनी चाहिए। रशीद और ठादिम दोनों जानते थे कि बादशाह का ये दर्द शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी है। उन्होंने कभी सम्राट को इतना आतंकित नहीं देखा था। ठादिम तेज कदमों से उस सुनसान गलियारे में अदृश्य हो गया जिसकी मंजिल बीरबल का आवास था, जहां अब तक गहरे सन्नाटे का राज था। अकबर इंतजार में जलते रहे। प्रतीक्षा का हर पल अकबर के लिए युग के समान था। कुछ ही देर में गलियारे में सधी हुई परिचित आहट सुनाई दी। बीरबल ने कक्ष में प्रवेश किया। वो हड़बड़ी में तो थे, पर उनके चेहरे पर स्थिरता थी, जो शायद इस रहस्यमय बुलावे को समझने की कोशिश कर रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। ये सुनकर दुख हुआ कि आपको। बीरबल अपना वाक्य पूरा कर पाते, इससे पहले ही अकबर ने उन्हें रोक दिया। अकबर लगभग कांपते हुए अपने पलंग से उठे और उस नीची चौकी की ओर इशारा किया जहां वो अनजाना फरमान रखा था। उनकी आंखों में गहन भय था। मित्र, मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को पीड़ा है, इसे देखो। अकबर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आधी रात को आया है। इस पर न किसी शाही मोहर का निशान है, न ही किसी दस्तखत का। फिर भी इसे पढ़कर मेरे साम्राज्य की नींव हिल गई है। बताओ, ये किस शत्रु की चाल है? बीरबल ने शांत भाव से वो अनाम पत्र उठाया। दीपक की लौ में उस प्राचीन हस्तलिपि को देखते ही बीरबल के माथे पर भी चिंता की एक गहरी लकीर उभर आई। उन्होंने बिना कुछ कहे वो अजीबोगरीब फरमान पढ़ना शुरू किया। वो फरमान किसी साधारण कागज पर नहीं, बल्कि सूखे हुए ताड़ के पत्ते पर लिखा गया था। अक्षर स्याही से नहीं, बल्कि किसी लाल रंग के खनिज से उकेरे गए थे, जो रक्त जैसा प्रतीत होता था। बीरबल ने पढ़ा, समय का पहिया रुक गया है। जिस साम्राज्य की नींव को तू अपनी शक्ति मानता है, वो कल भस्म हो जाएगी। तेरे पास मात्र एक दिन का समय है। यदि तू उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया जो तूने कभी स्वयं से पूछा ही नहीं, तो कल की संध्या तेरा अंतिम न्याय लेकर आएगी। ये संदेश उस शून्य से आया है जिसे तूने बिसरा दिया है। फरमान पढ़ते ही बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। ये कोई राजनीतिक धमकी नहीं थी, बल्कि अस्तित्व को चुनौती देती हुई एक भयावह पहेली थी। जहां पनाह, बीरबल ने कांपते हाथों से वो पत्ता तस्त पर रखा। ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। ये फरमान किसी शत्रु की चाल नहीं, बल्कि प्रकृति का गूढ़ संकेत है। इसने आपसे वो प्रश्न पूछने को कहा है जो आपकी आत्मा ने अब तक दबा रखा है। हमें अति शीघ्र इसका अर्थ समझना होगा, अन्यथा। बीरबल वाक्य पूरा न कर सके। उनका मौन अकबर के डर को और बढ़ा गया। अकबर ने अपने सिंहासन की मुट्ठियों को कसकर पकड़ा। उनके माथे पर पसीना उतर आया था, जो सिर्फ भीषण गर्मी के कारण नहीं था। बीरबल,
तुम कहना क्या चाहते हो? ये कैसी पहेली है जो मुझ बादशाह को मेरे ही दरबार में भयभीत कर रही है? वो कौन सी चीज है जिसे मैंने बिसरा दिया है? उन्होंने हाथ के इशारे से तुरंत सारा दरबार बर्खास्त कर दिया। दरबारी सिर झुकाकर चुपचाप चले गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ खामोशी और अनजाना खतरा। अकबर तख्त से उठे और बेचैनी से टहलने लगे। ये फरमान सीधा मेरे अंतर्मन पर वार कर रहा है। यदि ये प्रकृति का संकेत है, जैसा तुम कह रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? उनकी आवाज में छटपटाहट थी। बीरबल ने वो पत्ता वापस उठाया, उसकी बनावट पर उंगलियां फेरी। जहां पनाह, घबराए नहीं। ये सच है कि ये चुनौती व्यक्तिगत है, पर इसका समाधान भी वही छिपा है, आपके भीतर। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये पत्ता आया कहां से और इसका वाहक कौन था। इसकी लिपि, ये किसी पुराने विस्मृत ज्ञान की याद दिलाती है, जो शायद हमारे पूर्वजों के समय से संबंधित हो। अकबर ने अपनी मुद्रा मजबूत की, पर उनकी आंखों में वो अज्ञात भय अब भी था। उन्होंने तुरंत विशेष पहरेदारों को तलब किया और आदेश दिया कि आधी रात के इस सन्नाटे को तोड़कर महल की बाहरी दीवारों से लेकर शहर के हर नुक्कड़ तक गहन तलाशी शुरू की जाए। मुझे वो व्यक्ति चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई साया। सुबह होने से पहले मैं इस फरमान का रहस्य जानना चाहता हूं। अकबर गरजे। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, जहां पनाह, हमें बाहर की बजाय पहले भीतर झांकने की जरूरत है। ये फुरमान किसी शाही दूत ने नहीं लाया। इसकी स्याही और बनावट दर्शाती है कि इसका कर्ता हिमालय के पार किसी ऐसे स्थान से संबंध रखता है जहां समय और सत्ता का नियम लागू नहीं होता। ये ज्ञान का युद्ध है, बल का नहीं। बीरबल के ये शब्द सुनकर दरबार में मौजूद मंत्रियों और सरदारों के चेहरों पर भय की परत और गहरी हो गई। ये चुनौती उनके राजनैतिक अनुभव से परे थी। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनका शाही क्रोध अब गहरी चिंता में बदल चुका था। ज्ञान का युद्ध? बीरबल, तुम ऐसी बात कह रहे हो जो मेरी सल्तनत की दीवारों से कहीं अधिक ऊंची है। मुझे ये बताओ कि कागज पर लिखा क्या है? क्या ये विद्रोह की चेतावनी है या किसी गुप्त संधि का प्रस्ताव? सम्राट ने जमीन पर रखे उस चमकीले रहस्यमयी कागज की ओर देखा। ये पत्र, जिस पर कालिक की तरह की स्याही है, इसका अभिप्राय क्या है? अगर ये बल का युद्ध नहीं है, तो फिर इसका जवाब तलवारों से नहीं तो कैसे दिया जाएगा? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहां पनाह, फुरमान में लिखे शब्द तो मात्र आवरण है। असल संदेश तो उस अनजाने लेखक की मांग में छिपा है। ये पत्र हमें चुनौती दे रहा है कि हम सत्ता के मद को त्याग कर उस सत्य का सामना करें जो हमारी समझ से परे है। इसका जवाब देने के लिए हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। अकबर ने एक लंबी सांस ली, जिसकी आवाज खामोश दरबार में गूंज गई। ठीक है बीरबल, तुम ही वह आंख हो जो इस रहस्य को भेद सकती है। आज से इस अनजान फरमान का गूढ़ अर्थ ढूंढना तुम्हारा सबसे बड़ा राजकार्य है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक उस अनजान फरमान को अपने हाथ में लिया। वो कागज सादा था, पर उसमें छिपी पहेली बहुत भारी थी। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और दरबार से जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य का समाधान महलों की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि एकांत में ढूंढा जा सकता था। बीरबल के बाहर निकलते ही दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, जो पिछली रात के सन्नाटे से भी अधिक डरावना था। अकबर अपनी स्वर्ण सिंहासन पर जकड़े से बैठे रहे। उनका मन अशांत था। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं था, पर यह डर उन्हें खाए जा रहा था कि ये केवल आध्यात्मिक चुनौती नहीं, बल्कि किसी भयानक राजनीतिक साजिश की प्रस्तावना हो सकती है। अगर ये किसी विरोधी राजा का काम है, तो उसने सीधे युद्ध क्यों नहीं किया? अकबर ने धीमी, कम कंपाती आवाज में अपने वजीर से पूछा। उस रात बादशाह को अपनी सत्ता का ताज अचानक बहुत भारी लगने लगा। वजीर ने भय से कांपते हुए अपने होंठ भींचे और अपनी आंखें जमीन पर गड़ा दी। उसके पास इस गूढ़, अनसुलझे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।
दरबार में मौजूद हर मनसबदार और दरबारी अपनी बेचैनी और दहशत छिपाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। उस अनजान फरमान की शक्ति केवल उसके शब्दों में नहीं थी, बल्कि उस सन्नाटे में थी जो उसने समूचे साम्राज्य के केंद्र में स्थापित कर दिया था। अकबर ने जोर से अपने स्वर्ण बाजूबंद पर हाथ मारा। लाओ वो कागज, मैं इसे एक बार और सुनूंगा। मुख्य दरबारी कवि ने कांपते हाथों से वो पीला पत्र उठाया। एक बार फिर डरावने शब्द दरबार की भव्य दीवारों से टकराए। न सत्य तेरा, न स्वप्न तेरा, केवल प्रतीक्षा है उस शून्य की जहां न बादशाहत है न फकीरी। अकबर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपनी पूरी शाही गरिमा को समेटते हुए निर्णय लिया। वजीर, सूर्योदय से पहले बीरबल यहां चाहिए। ये चुनौती अब किसी सिपाही की नहीं, दिमाग की है। अब इस बेनाम खतरे का सामना मेरा सबसे चतुर सिपह सालार ही करेगा। दरबार में अब भी रात का अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल मशालों की धीमी गंध और चिंतित वजीरों की फुसफुसाहट तोड़ रही थी। सुबह होने से ठीक पहले बीरबल ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर नींद की हल्की छाप थी, पर वो जानते थे कि बादशाह ने इस समय बुलाया है तो मामला गंभीर ही होगा। अकबर ने उन्हें बैठने का संकेत तक नहीं दिया। देर कैसी, मित्र, इसे देखो। बादशाह ने लगभग झपटकर वो पीला फरमान उनके हाथ में थमा दिया। बीरबल ने एक पल को उस कागज को देखा, जिस पर न मुहर थी न दस्तखत। उनकी गहरी नजरें तुरंत शब्दों पर टिक गई। पूरे दरबार के तनाव को महसूस करते हुए बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये पत्र किसी सिपाही का वार नहीं, बल्कि किसी गहरे विद्वान का गूढ़ प्रश्न लगता है। मगर शून्य की प्रतीक्षा। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और अपनी चतुर आंखें ऊपर उठाकर बादशाह के क्रोध को भांपने लगे। ये धमकी है, बादशाह सलामत, जो बुद्धिमानी के लबादे में लपेटी गई है। अकबर का माथा सिकुड़ गया। उनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा साफ दिखाई दे रही थी, मगर आंखों में एक अनदेखा डर तैर रहा था। गुस्ताख, इस पूरे हिंदुस्तान में कौन है जो बादशाह हिंद के दरबार में इस तरह का बेनामी फरमान भेजने की जुर्रत कर सकता है? अकबर गरजे। उनकी आवाज में थरथराहट थी। उन्होंने कागज छीनकर उसे हवा में लहराया। न मुहर न हस्ताक्षर। ये अनादर है बीरबल। ये मेरी हुकूमत को दी गई सीधी चुनौती है। मगर ये चुनौती क्यों? और शून्य की प्रतीक्षा का क्या अर्थ है? क्या ये किसी ऐसे खजाने का संकेत है जिसका अस्तित्व नहीं है, या फिर ये मेरे सिंहासन के खाली होने की भविष्यवाणी? बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ कस ली। मुझे जवाब चाहिए। फौरन पता लगाऊं कि ये विद्वान कौन है, इससे पहले कि उसकी ये प्रतीक्षा सच हो जाए। ये फरमान किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। बीरबल ने शांत मुद्रा में बादशाह को प्रणाम किया। जहां पनाह, क्रोध करने से ये रहस्य और गहरा हो जाएगा। ये फरमान किसी बागी सरदार का नहीं, बल्कि किसी ऐसे विद्वान का है जो शायद राजनीतिक लाभ से ऊपर है। बीरबल ने वो अनाम पत्र उठाया, मानो उसका वजन तौल रहे हों। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इतनी सख्त पहरेद हर तरह की प्रतिभा से सुशोभित था। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की हाजिर जवाबी जगजाहिर थी। एक सुबह हमेशा की तरह बीरबल अपनी दैनिक सैर के लिए शाही बाग में निकले। तभी एक सूखे पेड़ की जड़ के पास उन्हें एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। ये एक पत्थर था, पारदर्शी, गहरा नीला, और उसमें से मंद मंद प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। बीरबल ने उत्सुकता से उसे उठाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने पत्थर को छुआ, उनके मस्तिष्क में आगामी 3 दिनों की घटनाएं तेजी से घूमने लगी। ये भविष्य दर्शन मणि थी। इस मणि ने जो पहली बात बीरबल को दिखाई, वो बड़ी चिंताजन थी। दरबार के 3 सबसे भरोसेमंद दरबारी, मंसूर, सेनापति, जाफर, कोषाध्यक्ष, और हकीम नजीर, शाही चिकित्सक, मिलकर बादशाह की प्रतिष्ठा को गिराने की एक गुप्त साजिश रच रहे थे। बीरबल समझ गए कि उन्हें
अब इस अलौकिक शक्ति का उपयोग बड़ी चतुराई से करना होगा, ताकि बिना किसी सबूत के उन तीनों का पर्दाफाश किया जा सके। दरबार में तनाव बढ़ने वाला था और बीरबल को पता था कि यह पत्थर केवल 3 दिनों के लिए उनकी मदद करेगा। बीरबल ने उसी रात मणि को पुनः देखा। इस बार उन्होंने केवल एक दरबारी सेनापति मंसूर की अगले 24 घंटों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। मणि ने एक भयावह दृश्य दिखाया। मंसूर गुप्त रूप से राज्य की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भेजे गए एक महत्वपूर्ण शस्त्र भंडार में हेराफेरी करने वाला था, ताकि जब हथियार कम पड़े तो उसका दोष कोषाध्यक्ष जाफर पर डाला जा सके और दोनों में कलह पैदा हो। यह जानकारी मिलते ही बीरबल ने तुरंत अपनी चाल सोची। अगले दिन जब दरबार लगा, मंसूर किसी और विषय पर बड़ी आत्मविश्वास से बात कर रहा था। तभी बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया और बादशाह अकबर से कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए शस्त्रों की गुणवत्ता और गिनती की एक आकस्मिक तत्काल जांच आज दोपहर ही आवश्यक है। बीरबल के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से मंसूर के माथे पर पसीना आ गया। वो इस जांच को टालने के लिए कई बहाने बनाने लगा, पर बीरबल की दलील इतनी ठोस थी कि बादशाह मना नहीं कर पाए। अकबर ने फौरन निरीक्षण का आदेश दिया, जिससे मंसूर को यह एहसास हो गया कि बीरबल को उसकी किसी गुप्त योजना की भनक लग चुकी है। निरीक्षण का आदेश मिलते ही मंसूर का आत्मविश्वास हवा हो गया। उसने तुरंत ही दरबार से बाहर निकलने की अनुमति मांगी, ये कहते हुए कि उसे अपनी बेटी के बीमार होने की खबर मिली है। हालांकि अकबर ने उसे वापस आने का आदेश दिया और कहा कि जांच पूरी होने तक कोई दरबारी दरबार नहीं छोड़ेगा। बीरबल ने तब बादशाह अकबर की ओर रुख किया, जो अभी भी बीरबल के अप्रत्याशित व्यवहार से चकित थे। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह आकस्मिक निरीक्षण केवल मेरी बुद्धि का फल नहीं है, बल्कि ये एक दैवीय संकेत है। यह कहकर बीरबल ने अपनी जेब से एक अजीबोगरीब चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर निकाला। कल रात एक यात्री ने मुझे ये भविष्य दर्शन मणि भेंट की। इसी मणि ने मुझे मंसूर, वित्त मंत्री हुसैन और सीमा रक्षक फजल के बीच चल रहे गुप्त षड्यंत्र का दृश्य दिखाया। इस दृश्य में मंसूर द्वारा घटिया और पुराने शस्त्रों की खरीद स्पष्ट थी, जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी। अकबर की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण से बीरबल की ओर देखा। ये आरोप अत्यंत गंभीर है, बीरबल। मंसूर के षड्यंत्र का साक्ष्य तो तुमने दिया, लेकिन वित्त मंत्री हुसैन और सीमा रक्षक फजल की इसमें क्या भूमिका थी? बीरबल ने शांत मुद्रा बनाए रखी और मणि को अपनी हथेली में घुमाया। जहां पनाह, मणि ने मुझे पूरा दृश्य दिखाया। हुसैन ने घटिया हथियारों की खरीद के लिए गुप्त रूप से धनराशि स्वीकृत की थी, जबकि फजल ने उन्हें बिना किसी निरीक्षण के राज्य की सीमा में प्रवेश करने दिया। ये तीनों राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे। इतना ही नहीं, मणि ने मुझे वो स्थान भी बताया जहां वे तीनों आज रात गुप्त रूप से एक पुरानी सराय में मिलने वाले हैं। जैसे ही ये सुना, तीनों दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। मंसूर हड़बड़ाया और चिल्लाया, ये सब झूठ है महाराज, ये पत्थर केवल एक जादूगरी है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, बीरबल द्वारा बताए गए स्थान पर तुरंत जाओ, तीनों को बंदी बनाओ और साथ ही उन गोदामों की भी तलाशी लो जहां ये घटिया शस्त्र रखे गए हैं। सिपाही बिजली की गति से शाही आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। दरबार में शेष तीनों दरबारी मंसूर, हबीब और फरीद भय से कांप रहे थे। उन्होंने महाराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक शाही अंगरक्षकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। बीरबल, अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या ये मणि अब भी हमें कुछ बता सकती है? क्या हमारा संदेह सही साबित होगा? बीरबल ने भविष्य दर्शक मणि को सम्मान से उठाया। हुजूर, मणि ने भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का वो सच दिखाया है जिसे ये दरबारी छुपा रहे थे।
अब हमें बस सैनिकों के लौटने का इंतजार करना होगा, ताकि इन तीनों का झूठ सबके सामने आ जाए। इंतजार की घड़ियां बेहद भारी थी। दरबार में सन्नाटा था। लगभग 2 प्रहर बाद अचानक मुख्य द्वार पर हलचल हुई। पहरेदार दौड़ते हुए आए। उनके पीछे मुख्य सिपाही थे, जिनके चेहरों पर जीत और हैरानी का मिलाजुला भाव था। उन्होंने महाराज के सामने जमीन पर एक भारी गठरी रख